औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने लगे आज पार्ट 2 साइकोलॉजी का, जो कि मेमोरी और लर्निंग पे हम कर रहे हैं। और पार्ट 2 में आज जो हमारे पास चीज़ें हैं वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग, क्लासिकल लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये 3 टाइप्स हैं। उसके बाद पावलोव का कंडीशनिंग प्रोसेस में जो चीज़ें आई थी, जिसमें एक्विजिशन, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी था, वो कवर करेंगे। इसके अलावा रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, उसकी शेड्यूलिंग, उसको देखेंगे। पार्ट 1 में हम नेचर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, एजुकेशनल फॉर्म, जिसमें हमने फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स और इसके अलावा टाइप्स ऑफ लर्नर्स और थ्योरीज़ जो थी वो कवर की थी। पावलोव की, स्किनर की, थॉर्नडाइक की, और इसके अलावा हमारे पास लर्निंग बाय इंसाइट जो था कोहलर की, वो कवर की थी। कंस्ट्रक्टिविज़म किया था। तो ये सब हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आज पार्ट 2 है। फिर पार्ट 3 में हम टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग पढ़ेंगे और पार्ट 4 में मेमोरी, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी थ्योरीज़ और उसकी टाइप्स। फिर पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग, उसकी थ्योरीज़, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, उसके बाद एबिनॉस फॉरगेटिंग कर्व क्या होती है, फिर रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग फैक्टर्स वो देखेंगे। उसके बाद कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग वो देखेंगे। तो हम पार्ट 2 आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने लर्निंग के पिछले में जो पार्ट 1 था उसमें हमने बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस सीखी थी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। ये जो डेफिनेशन आज लिखी हुई है ये नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से रिलेटेड है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं ये बायोसाइकोलॉजिकल है, मतलब कि ये थोड़ी सी न्यूरॉन से रिलेटेड है, आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड है। ये लर्निंग इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंजेस इन द नर्वस सिस्टम सच एज स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइनेप्सिस, activation of neural pathways or pruning of neural pathways. These changes elicit specific responses टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। यानी कि लर्निंग क्या होती है, जब आपके नर्वस सिस्टम में चेंजेस आती हैं, वो साइनेप्सिस क्या होते हैं, साइनेप्सिस जंक्शंस होते हैं जहाँ दो न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं और वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। जितनी जल्दी वहाँ से ट्रांसमिशन होगी साइनेप्सिस के थ्रू, उतनी ही जल्दी आपके ब्रेन तक वो चीज़ पहुँचेगी, उतनी ही जल्दी आप रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये जो चीज़ें कवर करती हैं लर्निंग में, ये आपका बायोसाइकोलॉजिकल में आता है कि किस तरीके से आपकी मेंटल प्रोसेसिंग होती है, किस तरीके से आपके न्यूरॉन्स काम करते हैं, किस तरीके से आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, किस तरीके से वो आपको सिग्नल करते हैं, कैसे हम उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं। तो ये आज वो स्पेसिफिक डेफिनेशन है। अच्छा, लर्निंग की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको हमारे आवन पावलोव ने दिया था। उसने बात की थी एसोसिएटेड जो हमारे पास आती हैं जो स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच एसोसिएशन बनता है, उसमें उन्होंने बात की थी कंडीशन की, अनकंडीशन की। वो आज हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़नी है। हमने पिछले पार्ट में भी कवर किया था, आज इसको मज़ीद देखेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने क्या करना है, BF स्किनर ने जो हमें दिया था मतलब रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का जो सारा फिनोमेना आता है, तो आज हम उसको वहीं देखेंगे। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है, जो अल्बर्ट बांडिउरा ने दी थी, वो ये कहते हैं कि हर चीज़ को हमने इमिटेट और मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं। तो इसमें 4 उसके स्टेजेस आते हैं, वो देखेंगे। फैक्टर्स हैं वो भी देखेंगे। तो जो पावलोव ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था डॉग के ऊपर, जो कि हमने लास्ट पार्ट में मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, किस तरीके से वो सलाइवा मेजर करता था, जो मुंह से लाल टपकती थी तो किस तरीके से उसको मेजर करता था, उसको रिकॉर्ड करता था, बेल या बजर बजा के खाना देता था। तो ये उसने पूरा एक क्या किया था, जो इसने कंडीशनिंग का प्रोसेस किया था ये जानने के लिए कि हम किस तरीके से हम लर्निंग करते हैं। तो ये उसने पूरा एक प्रोसेस के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया था कि ऐसे हम लर्न करते हैं, ऐसे एक्वायर करते हैं, ऐसे जनरलाइजेशन करते हैं। तो इसने अपने पूरे प्रोसेस में ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी। क्लासिकल कंडीशनिंग एक प्रोसेस है विच वी लर्न टू एसोसिएट इवेंट्स। हम इवेंट्स को एसोसिएट करते हैं या स्टिमुलाई को एसोसिएट करते हैं दैट फ्रिक्वेंटली हैपन टुगेदर, जो कि एक साथ होती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी लर्न टू एंटिसिपेट इवेंट्स। खाने को उसने बेल के साथ एसोसिएट किया था, और हालांकि खाना देख कर मुँह में स्लाइवेशन होनी चाहिए डॉग के, लेकिन उसको बेल देख के भी स्लाइवेशन शुरू हो गई थी। वो क्यों, उसने एंटिसिपेट किया कि बेल मिल का मतलब होगा खाना उसको मिलने वाला है। तो इसी तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता है चीज़ें। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, सबसे पहले ये 4 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है। अब इसमें वो चीज़ें आपको ये एक्सप्लेन करती हैं कि कंडीशन स्टिमुलस मतलब कि जिसको आप पेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने सिंपली ऐसे याद रखना है कि ऑटोमेटिक एक चीज़, जैसे कि आपने खाना देखते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद है, आप उसको देखेंगे, आपके मुंह से स्लाइवेशन शुरू हो जाएगी। जैसे आपने पिज़्ज़ा का सोचा, पिज़्ज़ा का सोचते ही क्या हुआ, आपके मुंह में स्लाइवेशन शुरू हुई, यानी कि स्लाइवा आना शुरू हो गया, मुंह में पानी आना शुरू हो गया। तो ये क्या है, ये आपका एक नेचुरल प्रोसेस है।
आपने पिज़्ज़ा देखा, वो आपका अनकंडीशन स्टिमुलस था, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स क्या था, मुंह में पानी आना। तो ये एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, मतलब एक ऑटोमेटिक एक चीज़ है। जैसे कि खाना देख के कुत्ते के मुंह में लाल आ रहा था, यानी कि स्लाइवेशन आ रही थी, तो वो क्या थी, एक नेचुरल प्रोसेस था। अनकंडीशन स्टिमुलस खाना था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या थी, उसकी स्लाइवेशन थी। ये क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि ऑटोमेटिक स्टिमुलस जो आपको मिल रहा है, एक नेचुरल स्टिमुलस मिल रहा है, उसी का जो एक नेचुरल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है वो अनकंडीशन, यानी ये पेयरिंग नहीं है इनकी, ये ऑटोमेटिक एक चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है। कंडीशन क्या है कि हमने अब पेयरिंग की है, पेयरिंग किसकी की थी, खाने की बेल के साथ। तो जो कंडीशन स्टिमुलस हमने यहाँ पे यूज़ किया वो क्या थी, बेल। उसको हमने यूज़ किया कि बेल देख के जब स्लाइवेशन शुरू हो गई, ये कंडीशन स्टिमुलस बेल थी, कंडीशन रिस्पॉन्स स्लाइवेशन थी, यानी पेयर हो गया। हालांकि आपका जो बेल का साउंड था वो तो एक नेचुरल स्टिमुलस था, उससे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने उसको कंडीशन कर दिया किसके साथ, खाने के साथ। कि जब हम खाना देते साथ बेल बजाते तो कुत्ते ने क्या सोच लिया, उसने ये सोचा कि बेल का मतलब होता है खाना। उसने पेयर कर दिया, एसोसिएट कर दिया, उसने एक लिंक बना लिया और उससे एंटिसिपेट किया कि बेल जब बजेगी मुझे खाना मिलेगा। तो ये क्या है, कंडीशन स्टिमुलस कि उसने क्या किया, पेयर कर लिया। इसकी और एग्जांपल देखिए, नीडल अगर आप देखते हैं, सुई आपको होगी, सुई देखकर आपको पेन होगी, वो क्या, नीडल आपने कोई भी देखी तो वो क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस की नीडल देखी, क्योंकि आपको पता है कि वो जब आपको चुभेगी तो आपको दर्द होनी ही होनी है। तो एक नीडल को देखकर जो पेन होता है वो क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स। लेकिन डॉक्टर को देख के अक्सर आपको अगर इंजेक्शन का खतरा अगर आप जहन में लेके आए और आपको दर्द शुरू हो जाए, किसी कोई भी रिस्पॉन्स होगा मेगा कंडीशन। तो वो क्या है, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं कि डॉक्टर का नाम सुनते ही वो उनको जो होता है रोने लग जाते हैं। वो क्यों रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनका मतलब होता है डॉक्टर को उन्होंने एसोसिएट किया होता है किसके साथ, नीडल के साथ, कि डॉक्टर जो होता है वो इंजेक्शन लगाता है और इंजेक्शन से उनको पेन होता है। तो ये डॉक्टर कंडीशन स्टिमुलस और उसका जो हमारे पास रिस्पॉन्स, पेन या क्राइंग कुछ भी आएगा तो उसका कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। सुई से तो आपको पेन होना ही होना है या उससे रोना आना ही है, तो वो तो अनकंडीशनड है। लेकिन डॉक्टर देख के जब आपको हो रहा है, पेन हो रही है या आपको रोना आ रहा है, तो कुछ भी हो रहा है, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स है कि आपने उस चीज़ को उसके साथ एसोसिएट कर दिया। तो ये आपका है क्लासिकल कंडीशनिंग का फिनोमिना। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में मैंने टर्म्स आपको समझा दिए हैं कि आपके पास क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, फॉर एग्जांपल बेल का साउंड एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। जैसे यहाँ पे ट्यूनिंग फोक करके कोई भी साउंड होगा वो नेचुरल है। एक न्यूट्रल स्टिमुलस को जब आप पेयर कर दो किसी और चीज़ के साथ कंडीशनिंग के लिए, तो वो कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। जैसे बेल का साउंड, आपको बेल के साउंड पे तो स्लाइवेशन नहीं होती, वो एक नेचुरल स्टिमुलस था, लेकिन बेल के साउंड पे जब स्लाइवेशन शुरू हो गई तो वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गए, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं कि अनकंडीशनल स्टिमुलस बायोलॉजिकल पोटेंट है, कि जैसे कि ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे कि आपको टेस्ट ऑफ द फूड, आपको मतलब एक चीज़ जो कि ऑलरेडी आपके अंदर हो रही है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं आपके अंदर ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक अनलर्न रिफ्लेक्स है। मतलब कि रिफ्लेक्स क्या होता है कि ऑटोमेटिक किसी चीज़ को आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, मतलब आपको उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो अनलर्न रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है, जैसे स्लाइवेशन होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको टर्म्स एक्सप्लेन कर दी है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग की है। किस तरीके से पावलोव ने क्या किया था, एक बेल को एसोसिएट किया था खाने के साथ, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता है। अब जो पावलोव ने प्रोसेसेस किए थे लर्निंग के, अब उसने किया था एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर, उसी की वजह से उसने हमें कुछ टर्म्स दी थी, जिसमें एक्विजिशन थी, फिर उसके बाद जनरलाइजेशन थी, फिर डिस्टिंक्शन डिस्क्रिमिनेशन थी, उसके बाद आपके पास थी एक्सटिंक्शन और फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी। उसने क्या किया था पावलोव ने, सबसे पहले उसने एक स्पेसिफिक बेल ली, ठीक है, उसने एक बेल ली और उसको जब भी खाना देता उस टाइम पे बेल बजाता। अब इसको करता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते लगे, कुछ टाइम लगा, कुछ अरसा लगा, तो उसमें क्या हुआ, कुत्ते को ये बात समझ आ गई थी कि बेल जब भी बजेगी मुझे खाना मिलेगा। उसने एंटिसिपेट कर लिया था कि बेल का मतलब खाना होगा। तो वो क्या होता कि जब उसने देखा कि जब भी बेल बजती तो उसके मुंह से स्लाइवेशन शुरू ऑटोमेटिकली हो जाती, खाना देखे बगैर ही, कि उसको समझ आ गई थी कि अभी मुझे खाना मिल जाएगा। तो वो स्लाइवेशन दिखता, मतलब कि उसने स्लाइवा मैयर किया कि क्या था, उसने सारा जो प्रोसेस देखा तो उसने एक्वायर कर लिया था डॉग ने कि बेल का मतलब होगा खाना। तो बेल देख के जब स्लाइवेशन शुरू हो गई, वो थी एक्विजिशन, कि उसने नॉलेज एक्वायर कर ली, उसने ये चीज़ सीख ली, उसने ये चीज़ लर्न कर ली है, तो ये एक्विजिशन होती है। उसके बाद क्या था, पावलोव ने 3-4 बेल ली, बेल 1, बेल 2, बेल 3, बेल 4। अब क्या करता,
सुबह के टाइम जैसे उसने खाना दिया है, उसने बेल 1 बजाई, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद उसने खाना दिया, उसने बेल 2 बजाई, फिर 3 घंटे बाद, मतलब कि इस तरीके से जो उसका कंसेक्यूटिव टाइम फिक्स था, जो वो खाने दे रहा था उसके टाइम वो अलग अलग बेल्स बजा रहा था। मतलब एक टाइम पे बेल 1, एक टाइम पे बेल 2, एक टाइम पे बेल 3, एक टाइम पे बेल 4, वो डिफरेंट बेल्स को बजा रहा था। अब क्या हुआ, कुत्ते को बात समझ आई कि कोई भी साउंड आएगा बेल वाला या लाउड साउंड, तो उसका क्या मतलब होगा, ये मतलब होगा कि खाना उसको मिलेगा, ठीक है, उसका मतलब होगा उसको खाना मिल जाएगा। तो अब उसने ये कर लिया एंटिसिपेट कि कोई लाउड साउंड मतलब खाना। अब वो क्या होता, अब उसको सीढ़ियों पे कोई मतलब कि सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ आ रहा है, कोई चलता हुआ आ रहा है, ज़ोर से उसके मतलब कि पाँव के कदमों की आवाज़ें आती हैं, तो तब भी उसको स्लाइवेशन शुरू हो जाती है। डोर बेल बजती है तब स्लाइवेशन शुरू हो जाती है, कोई ऊँचा बोलता तब मतलब वो कोई भी लाउड साउंड सुनता उसको स्लाइवेशन शुरू हो जाती। ये है जनरलाइजेशन, कि वो हर बेल पे रिस्पॉन्ड, हर लाउड साउंड पे उसका मतलब था कि हर चीज़ पे मतलब मुझे कोई लाउड साउंड होगा मुझे खाना मिल जाएगा। तो ये जो उसने एक्वायर की थी लर्निंग, ये थी जनरलाइजेशन, कि उसने जर्नल कर लिया था ये चीज़ कि लाउड साउंड मतलब खाना, ना कि ये जो उसने चीज़ एक्वायर की थी ये थी जनरलाइजेशन। उसी तरीके से अब क्या किया उसने, अब उसने पावलोव ने किया कि उसने एक बेल स्पेसिफिक की। जैसे उसने बेल 1 स्पेसिफिक कर लिया कि मैंने इस टाइम इस बेल को बजाना तो खाना देना। अब वो क्या करता, उसने सुबह खाना दिया, उसने वो बेल बजाई, और जब वो उसने बेल और को उसके साथ एक स्पेसिफिक को एसोसिएट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट मील के बीच वाला टाइम था उसमें वो बाकी दूसरी बेल्स बजाता, बेल 2, बेल 3, बेल 4 जो थी उस टाइम पे बजाता, लेकिन उस टाइम खाना नहीं दे रहा था। उस जो मील्स के बीच था ना, बाकी वाली बेल्स बजा रहा था। अब बाकी वाली बेल्स तब बज रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये काम करता रहा, टाइम बचता उसमें वो दूसरी बेल्स बजाता। अब कुत्ते को ये बात समझ आ गई थी कि क्या है कि किस बेल पे मुझे खाना मिलेगा और किस बेल पे नहीं मिलेगा। तो उसकी स्लाइवेशन सिर्फ उस बेल पे, स्पेसिफिक वाली बेल पे होने लग गई। तो ये क्या था, जब डिस्टिंक्शन थी या डिस्क्रिमिनेशन, कि कुत्ते ने ये बात सीख ली कि ये क्या है, एक स्पेसिफिक बेल होगी जिस पे मुझे खाना मिलेगा। तो ये जो उसने लर्न किया था ये डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन था। उसके बाद क्या हुआ कि पावलोव ने फिर से चेंज किया सब कुछ, और चेंज में क्या किया उसने ये देखा कि उसने अब खाना दिए पर बेल नहीं बजाई है। जिस टाइम खाना देता बेल नहीं बजाता, और जिस टाइम पे वो खाना नहीं दे रहा था उस टाइम पे वो बेल बजाता रहता। तो आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते को ये बात समझ आ गई कि बेल का मतलब खाना नहीं है, बेल वैसे ही बज रही है। तो उसने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। तो ये जो चीज़ थी ये क्या थी, एक्सटिंक्शन की। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, अब उसको बेल के साथ लेना देना नहीं है। अब फिर से पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, उसने कहा फिर से उसने एक वही जो एक्विजिशन में उसने काम किया था, एक बेल को एसोसिएट किया खाने के साथ, यानी एक बेल बजाता खाना देता। अब क्या हुआ था, अब उसने कुत्ते को ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि हफ्ते लगते या कुछ टाइम लगता, उसने एक ही दिन में ये बात सीख ली थी कि बेल का मतलब खाना होगा। तो ये जो उसने एकदम से सीखा ये किस वजह से था, ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं, क्योंकि नॉलेज तो उसने एक्वायर कर ली हुई थी। अब क्या था, अब उसको एकदम से फ़ौरन से उसने जो एक्वायर किया हुआ था, तो ये फ़ौरन से जो एकदम से उसने चीज़ सीखी और एकदम से मतलब एक टाइम ड्यूरेशन कम हुआ, इसको हमने स्पॉन्टेनियस रिकवरी का, कि एक चीज़ पहले उसने सीखी थी, जब दोबारा सिखाई गई तो वो कम टाइम में सीखी। तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी थी। और ये बात हमें एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास कभी एक्सटिंक्शन ज़ीरो नहीं होती। मतलब आपने कोई चीज़ पहले लर्न की है तो वो कभी भी आपके अंदर से ख़त्म बिल्कुल ज़ीरो तक नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ उसका पार्ट आपके अंदर रिटेन कर जाता है। तो ये बात इसी वजह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, कि आपको जल्दी से वो चीज़ दोबारा कर लेते हो, क्योंकि पीछे आपका कहीं ना कहीं एक बेस बनी होती है। तो ये थे पावलोव के प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग, जो कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, और बाकी ये टर्म्स निकाल कर दी थी कि आप इस तरीके से सीख सकते हो। क्योंकि बिहेवियरिस्ट ये मानते थे कि आपकी जो लर्निंग होती है एनिमल और ह्यूमन में वो सेम होती है, इसीलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इंसानों पे भी अप्लाई करते थे। तो ये टर्म्स, वो जाहिर सी बात है जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया वो इसीलिए किया ताकि यही लर्निंग हम इंसानों पे कर सकें। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन मैंने आपको पहले बताया, जिसमें हमने पेयरिंग की है, मतलब कि एक जो आपके पास नेचुरल स्टिमुलस था उसकी हमने पेयरिंग कर ली है, उसको कंडीशन आपने स्टिमुलस के साथ बना दिया है। मतलब कि जब आपने एक बेल दी थी, हमारे पास क्या थी, बेल एक कंडीशन स्टिमुलस बना दिया था, जबकि वो एक नेचुरल स्टिमुलस था। तो ये आपने जो पेयरिंग की थी खाने के साथ वो एक्विजिशन था, उसने जो लर्निंग की थी। इसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं, टेस्ट ट्रायल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप वैसे देखते हो, और आप देखते हो कि जितनी ज़्यादा आपके रिपीटेड नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ और फ्रिक्वेंसी होगी किसकी, कंडीशन रिस्पांस की। मतलब उतना ही ज़्यादा आपका वो रिस्पांस अच्छा होगा जितनी ज़्यादा आप उसको रिपीट करवाओगे अपने प्रोसीजर को। इसके अलावा कुछ कंडीशनिंग डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि नेचर क्या है, बेल का साउंड कितना था, अगर बेल का साउंड बज रहा है तो पीछे कहीं और आवाज़ तो नहीं आ रही, तो उसकी वजह से भी प्रोसेस आपका हिंडर हो सकता है। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, साउंड कितना क्लियर उसको सुनाई दे रहा है, उस मोटिवेटेड है कि नहीं, हर आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर, उसके फिजिकल फैक्टर, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है कंडीशनिंग के लिए।
उसके बाद एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या है? एक रिस्पॉन्स जब आपको इवेंचुअली वो ख़त्म कर दो अपने अंदर से, मतलब उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ दोगे तो वो क्या होगी? एक्सटिंक्शन होगी। और उसके बाद है एक्सटर्नल इनहिबिशन। एक्सटर्नल इनहिबिशन आपको क्या कहते हैं कि जब आप कंडीशन स्टिमुलस किसी भी कंडीशनिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अगर आपके पास पीछे अनफेमिलियर स्टिमुलस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? आपके कंडीशन स्टिमुलस को यानी उस चीज़ को सीखने में मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी कि एक्सटर्नल एक आपके पास स्टिमुलस है, जैसे कि आपने बेल बजाई लेकिन पीछे एक और लाउड वॉइस थी या कोई और चीज़ चल रही थी, उसकी वजह से प्रॉपर्ली जो उसको सीखना चाहिए था वो नहीं सीख सकेगा। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल inhibition। यानी external inhibition may be observed if a stronger unfamiliar stimulus is presented just before or at the मतलब कि आपके पास एक unfamiliar sound था, कुछ भी था, उस टाइम पे आपकी क्या होगी? कंडीशनिंग प्रॉपर नहीं होगी, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इनहिबिशन। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें यही बताया हुआ है कि कभी भी आप जब एक चीज़ एक्वायर करते हो आपको बहुत ज़्यादा टाइम था, लेकिन एक्सटेंशन किस तरीके से हो रही है? ग्रेजुअल हो रही है, और ये एक्सटेंशन कभी जीरो पे नहीं आती। यहाँ ग्राफ में जो है ये बिल्कुल जीरो पे दिखाई है, लेकिन ये कभी भी जीरो पे नहीं आती। आपकी एक्सटेंशन हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है पार्ट, तो ये जो है ये कभी भी ज़ीरो पे नहीं आएगी। ये कभी ज़ीरो पे नहीं आएगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से, मतलब कि कभी ज़ीरो पे नहीं आ सकती। और फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है? फ़ौरन से आप सीख रहे होगे दोबारा से, तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी में आ जाता है। उसके बाद जनरलाइजेशन है द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे टू डिफरेंट बट सिमिलर स्टिमुलाई, कि जैसे उस डॉग को समझ आ गई थी हर लाउड नॉइज़ का मतलब है खाना। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है? कि रीअपियरेंस हो जाए प्रीवियसली एक्सटिंग्विश, जो पहले आपने ख़त्म किया था कंडीशन रिस्पॉन्स को, वो एकदम से फिर जब आपका दोबारा से आ जाता है, मतलब आपके सिखाने पे या कोई रेस्ट पीरियड के बाद, तो वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? कि आपने देखा है कि हर चीज़ को अलग आपने मतलब कि रिस्पॉन्ड किया है उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर। अब हमारे पास स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये क्या कहती है? इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट का फिनोमेना। स्किनर की थ्योरी जो चीज़ एक्सप्लेन करती है वो मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था कि उसने किस तरीके से चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। चूहा जब लिवर के ऊपर पाँव दबाता था तो उसको रिवॉर्ड की सूरत में पैलेट ऑफ फूड मिलता था। तो क्या हुआ? अब ये इस तरीके से उसने ये सब कुछ देखा, और रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो थी उसको उसने बताया। रेनफोर्समेंट होता है कि सपोर्ट करना किसी चीज़ को, आप मतलब कि स्ट्रेंथ कर रहे हो, स्ट्रेंथन करना किसी चीज़ को, यानी एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन किए चले जा रहे हो बाय रिवॉर्डिंग और किसी तरीके से, ठीक है। तो ये था इसका रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट का जो स्किनर ने दिया था, जो कि मैंने पिछले पार्ट में बताया। और इसमें सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट जो है थॉर्नडाइक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। लॉ इफ़ेक्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपका किसी चीज़ का, आपने कोई चीज़ परफॉर्म की है, उसका असर आपको पॉजिटिव मिला, उसका रिस्पॉन्स मतलब कि आपको प्लेजेंट फीलिंग्स मिली है या लोगों की तरफ से अप्रिशिएशन मिली है, तो वो काम आप दोबारा करोगे। लेकिन अगर आपने काम किया, उसका आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है, आपको अनप्लेजेंट फीलिंग्स मिली हैं, लोगों की तरफ से डीमोटिवेट किए गए हो, तो क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली वो काम छोड़ दोगे। तो ये क्या थी? ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब रेनफोर्समेंट क्या है? ये आपके पास होती है 4 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले होता है, मतलब कि बेसिक 2 टाइप्स हैं, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट मतलब है पॉजिटिव, आप उसको रिवॉर्ड दोगे। पनिशमेंट मतलब उसको सज़ा देनी है हमने। अब ये भी दोनों हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब ये किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव है वो देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या करना है? कुछ देना है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने काम अच्छा किया तो आप उसको क्या देंगे? कोई इनाम देंगे, तो वो क्या है? पॉजिटिव है कि आपको उस चीज़ का इनाम मिला है, वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब अगर उसी बच्चे ने दोबारा से मतलब कि रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? उससे वो चीज़ वापस ले लेंगे, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगी। फॉर एग्जांपल आपने क्लास में टॉप किया है तो आपको कोई कॉलेज की तरफ से रिवॉर्ड मिला, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ लेकर दे दी है। फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल फ़ोन लेके दे दिया, आपको वॉच लेके दे दी है, तो क्या है? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट थी। फिर आप क्या होगे? मोटिवेट होगे कि नेक्स्ट टाइम में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आपको रिवॉर्ड मिल सके। अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है? उसमें उन्होंने ये करना है कि आपको जो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ आपसे ले लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी फ़ोन था, आपके पास वॉच थी, लेकिन आपने अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने अच्छा बिहेव नहीं किया, तो वो आपसे वो चीज़ ले लेंगे। लेकिन जब आप फिर से अच्छा बिहेव करने लग जाओगे, अच्छा रिस्पॉन्ड करने लग जाओगे, क्लास में फिर से आप पास होने लग जाओगे, पोजीशन लेने लग जाओगे, तो वो आपको वो आपकी चीज़ वापस कर देंगे। तो ये है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कि आप ऑलरेडी जो बच्चे के पास एक चीज़ है उसे ले लोगे, फिर उसको वापस दे दोगे। पॉजिटिव में क्या है कि आपने कुछ देना है, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा? आप उससे वापस मतलब कि ले लोगे और फिर उसके बाद उसको वापस भी कर दोगे। तो ये क्या है? मतलब कि इसमें टेक अवे होता है और गिव बैक होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट में। अब पनिशमेंट क्या होती है?
पनिशमेंट को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है उसको, पॉजिटिव पनिशमेंट को प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। इसमें हमने क्या होता है, कुछ देना होता है, पॉजिटिव में हमने देना ही है। अब लेकिन इसमें जो देना है वो मतलब कि उसको रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि अगर आपने 2 थप्पड़ लगा दिए, किसी को गाली दे दी है, कुछ भी कर दिया, इंसल्ट कर दिया, कुछ कर दिया, तो ये क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट है। और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव पनिशमेंट में हमेशा एक मतलब कि इसमें अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं आता, और पनिशमेंट का तो ओवरऑल कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आता। लेकिन ठीक है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है कि आपने उसको कुछ दिया है, जैसे आपने उसको थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिए। नेगेटिव में क्या होगा कि आपने उससे कोई चीज़ ले ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बच्चे के पास खड़ी थी या कुछ था, आपने उसे अपने ले लिया और हमेशा के लिए ले ली है, तो वो नेगेटिव पनिशमेंट होती है। ठीक है, पॉजिटिव में क्या है, आपने उसको कोई थप्पड़ दिया है, मार दी है, आपने उसको कोई सज़ा दी है। और नेगेटिव में क्या है कि आपने उससे कोई चीज़ उसकी ले ली है, जैसे आपने उसका फ़ोन उससे ले लिया है, अगर कोई वीडियो गेम्स थी वो आपने उससे ले ली हैं, तो वो नेगेटिव पनिशमेंट में है। जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप थोड़े टाइम के लिए लेते हो और फिर जब वो अच्छा बिहेव करता है आप उसको दे देते हो, तो वो रीइंफोर्समेंट है। पनिशमेंट में क्या है कि आपने वो चीज़ उससे ले ही लेनी है। तो ये आपके पास कंसेप्ट आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का। इसके हमारे पास कुछ शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल्स क्या है कि आप मतलब किस तरीके से काम कर सकते हो, पनिशमेंट वाला या रीइंफोर्समेंट वाला। ऑपरेंट कंडीशनिंग मैंने बता दिया, रीइंफोर्समेंट होता है जो बिहेवियर इंक्रीज़ कराता है। पनिशमेंट क्या होता है, आप जाहिर सी बात है वो काम दोबारा नहीं करोगे, जो डिक्रीज़ कराता है बिहेवियर। पॉजिटिव में आपने क्या किया, आपने उसको स्टिमुलस दिया कि करे, ताकि वो अपना बिहेवियर ठीक कर सके, मतलब मज़ीद और अच्छा कर सके, उसको मेंटेन कर सके। जैसे आपको उसको फ़ोन लेके दे दिया। नेगेटिव में क्या आता है, नेगेटिव में आपके पास क्या हुआ, आपने एस्केप और एक्टिव अवॉइडेंस का यूज़ किया। 3 टाइप्स होती हैं, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है, और आपके पास एक और होती है शटल। एक्टिव अवॉइडेंस में क्या होता है, आप स्टिमुलस से खुद ही बचोगे, कि आपने बिहेवियर जो होगा वो अवॉइड करेगा नॉक्शियस स्टिमुलाई को। जैसे कि आप क्या करो, आप पढ़ने लग जाते हो इस वजह से कि आपके कहीं बुरे मार्क्स ना हो, आप फेल ना हो जाए, तो ये एक्टिव अवॉइडेंस है कि आपको फेल ना हो जाने के डर से आप पढ़ने लग जाओगे, ये एक्टिव अवॉइडेंस आ जाती है। तो ये हमारे पास है। पनिशमेंट में इस तरीके से क्या है कि आपने क्या किया, ऐड नॉक्शियस स्टिमुलाई, जैसे कि आपने क्या किया, थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी, कुछ दे दिया, तो आपने ऐड किया। उसके बाद नेगेटिव में क्या है कि आपने क्या किया, उससे हमेशा के लिए जो भी चीज़ थी वो उससे ले लेते हो, उससे पूरा स्टिमुलस हटा दी है, यानी उसमें एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस होती है। तो ये आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है। मैंने पनिशमेंट का भी आपको बताया कि क्या होगा, पॉजिटिव में आपने कुछ चीज़ देनी है, ऐड समथिंग टू डिक्रीज बिहेवियर, और रीइंफोर्समेंट ऐड समथिंग टू इंक्रीज बिहेवियर। नेगेटिव में क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग समथिंग टू डिक्रीज बिहेवियर, और क्या होता है, रीइंफोर्समेंट इज सब्ट्रैक्टिंग समथिंग टू इंक्रीज बिहेवियर। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, ये जो हमारे पास है शेड्यूलिंग, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल क्या होता है, यानी कि अगर आपने किसी के बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है तो आप कॉन्टिन्यूस या पार्शियल करते हो। कॉन्टिन्यूस कि हर टाइम एक बच्चा कुछ कर रहा है तो आप उसको कोई ना कोई इनाम दोगे, लेकिन ये शुरू करने के लिए अच्छी होती है। इनिशियल में जब आपने कोई आदत डेवलप करनी होती है ये अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस तरह से लालच एक बच्चे में डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी सिंपल सी है, ये जो आपके पास कैंडी मशीन है, हर टाइम पे आप क्या करोगे, डालोगे वो आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगी। तो एक कॉन्टिन्यूस शेड्यूलिंग है, यानी कि हर टाइम पे आपको कुछ मतलब कि मिलता जाए तो आप अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे। ये शुरू के लिए अच्छी होती है, लेकिन इससे इसका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है वो आपके पास अच्छा नहीं आता। पार्शल में क्या है, पार्शल में मतलब कभी दे दिया कभी ना दिया। अब इसकी हमारे पास 4 टाइप्स बेसिकली आती हैं। इंटरवल से रिलेटेड 2 आती हैं, 2 रेशो से रिलेटेड आती हैं। इंटरवल से रिलेटेड फिक्स्ड इंटरवल या वेरिएबल इंटरवल, यानी रेशो से रिलेटेड फिक्स्ड रेशो या वेरिएबल रेशो। अब ये क्या हमें कहती हैं, फिक्स्ड। सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड जो इंटरवल है। फिक्स्ड इंटरवल क्या कहता है कि आपने हर टाइम पे मतलब कि जब भी आपने ये कर दिया कि जब भी एक बच्चा क्लास में टॉप करेगा तो आपने उसको कुछ ना कुछ देना है, तो ये इंटरवल फिक्स है। मतलब आपको पता है आपका पेपर आए, कोई हर बच्चा लड़ेगा कि हमने टॉप करना ताकि हमें कुछ चीज़ मिले, तो ये फिक्स्ड इंटरवल है। वेरिएबल क्या कहते हैं कि मतलब कि आपने एक टेस्ट को छोड़ के दूसरे टेस्ट में दे दिया, फिर एक टेस्ट को छोड़ के दूसरे टेस्ट में दे दिया। मतलब इसमें तो आपने ये है ना कि आपने हर हाल में देना है। वेरिएबल में क्या है कि आपने स्किपिंग कर देनी है, मतलब कि कुछ में दिया कुछ में नहीं दिया। और जो लीस्ट हमारे पास यूज़ होता है वो फिक्स्ड इंटरवल होता है। रेशो की बात की जाए, रेशो फिक्स्ड होता है, रेशो वेरिएबल होता है। जब रेशो फिक्स्ड होता है तो आप ये करोगे कि अगर कोई बच्चा क्लास में 2 बार टॉप करेगा तो उसको कोई इनाम दिया जाएगा। तो ये रेशो फिक्स की है कि इतनी बार ये काम किया तो आपको ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, तो ये रेशो फिक्स कर दिया। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल होता है कि मतलब इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, आपकी रेशो फिक्स ही नहीं है। ये सबसे ज़्यादा आपको मिलती है गैम्बलर्स में, यानी कि जो लोग जुआ खेलते हैं। उनको पता होता है, उनको ये है ही नहीं ना कि उनको होता है कि अब खेला हार गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम शायद लग जाए, अब खेला हार गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल जाए। तो ये जो होता है ये वेरिएबल रेशो। इंटरवल आपको क्या कह रहे हैं कि आपने इंटरवल
फ़िक्स कर दिया कि आपने हर टाइम पे देना है, आपने टाइम फ़िक्स किया हुआ है, हर टाइम पे आपने ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। वेरिएबल इंटरवल क्या है कि आपने चेंज कर दिया, आप स्किप कर रहे हो कि इस पे दे रहे हो, इस पे नहीं दे रहे, वो वेरिएबल इंटरवल है। फिक्स्ड रेशो क्या है कि आपने रेशो फिक्स कर दिया कि इतने टाइम ये बिहेवियर रिपीट किया तो आपको ये चीज़ मिलेगी। वेरिएबल क्या है कि आपकी कोई चीज़ फिक्स, रेशो फिक्स ही नहीं है, आप जितने टाइम मर्जी चाहे वो खेलते जाओ, बिहेव करते जाओ, वैसे करते जाओ, आपको कभी भी रिवॉर्ड मिल सकता है। जैसे गैम्बलर में है कि आप प्राइज बॉन्ड खेल रहे हो, कुछ खेल रहे हो, आपको कभी भी इनाम मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये आपकी वेरिएबल रेशो है। फिक्स शेड्यूल क्या है, प्रिडिक्टेबल होता है। ज़ाहिर सी बात आपको पता होता है कि आप इस टाइम पे आपको ये इनाम मिलेगा, आप ऐसे बिहेव करोगे तो आपको इस टाइम पे ज़रूर मिल जाएगा। वेरिएबल क्या है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि अगर आप वेरिएबल पे होगे तो आपको पता नहीं कि आपको कब मिलेगा। रेशो में सर्टन नंबर जो फिक्स होता है, इंटरवल में हम पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो फिक्स करते हैं। तो ये हमारे पास है इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हमारे पास शेड्यूलिंग की आती हैं। उसके बाद है एक्सटिंक्शन जो होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में कैसी है। हमने एक्सटिंक्शन बात की भी क्लासिकल कंडीशनिंग में, जिसमें बताया कि आपके पास क्या होता है, एक फिनोमेना जब ख़त्म हो रहा है तो वो एक्सटिंक्शन की तरफ जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी एक्सटिंक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि आप उसको रेनफोर्समेंट नहीं दे रहे, जब रेनफोर्समेंट उसको नहीं मिलेगी तो अपने आप वो बिहेवियर ख़त्म कर देता है। तो वो क्या होती है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग में। फॉर एग्जांपल एक बंदा अच्छा बिहेव कर रहा था तो उसे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, तो वो क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाएगा और वो उस बिहेवियर को वो डिसकंटिन्यू कर देगा। तो ये क्या है, ये आपके पास एक एक्सटिंक्शन है। इसके बाद एक्सटिंक्शन आपके पास बर्स्ट क्या होती है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। एक्सटिंक्शन बर्स्ट क्या होती है कि जैसे कि अगर आप इसकी एग्जांपल लें, क्लास में बच्चा है, वो हर टाइम आप टॉप करता है, आप उसको कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने उसको प्रोवाइड करना छोड़ दिया, तो अब एक थोड़े टाइम के लिए ना उसको गुस्सा आता है कि मतलब कि ये क्या हुआ, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। तो वो जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन आता है ना, जिसमें वो एक रिएक्शन शो करता है, भी तरीके से वो शो कर सकता है, तो वो उसको कहते हैं एक्सटिंक्शन बर्स्ट। चूहे की एग्जांपल में लें कि स्किनर ने क्या किया था, चूहे को रखा था, ये स्किनर ने ही दिया था, और स्किनर ने ये चीज़ देखी थी कि उसने चूहे को जब रखा हुआ था ना बॉक्स के अंदर, स्किनर बॉक्स जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या हुआ था, वो लैब से बाहर था, तो जब देखा कि ना वो किसी तरीके से जैम हो गया था, उसका पैलेट वाला, फूड वाला जो था, उसको मतलब कि वो लिवर प्रेस किए जा रहे हैं, लेकिन उसको खाना नहीं मिल रहा था एज अ रिवॉर्ड जो था वो, मतलब उसको फूड नहीं मिला। तो उसको क्या हुआ था, शुरू में चूहे को गुस्सा आया, उसने ज़ोर ज़ोर से लिवर पे मारना शुरू कर दिया कि खाना क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या हुआ, उसको हो गया कि उसको अब ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जब उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, उसने लिवर पे पाँव मारने छोड़ दिए, हाथ मारने छोड़ दिया, जैसे भी उसने लिवर प्रेस करना छोड़ दिया। तो ये होती है जो शुरू में एकदम से उसने ज़ोर ज़ोर से उसको मार के अपना एग्रेशन शो किया था, वो थी एक्सटिंक्शन बर्स्ट। तो ये होती है एक्सटिंक्शन बर्स्ट, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसको डिसकंटिन्यू कर देगा उस बिहेवियर को, तो वो क्या होती है आपकी एक्सटिंक्शन होती है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में होती है। उसके बाद आपके पास है सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। ओवरडॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये थ्योरी दी थी बंड्यूरा ने। बंड्यूरा क्या कहते थे, वो कहते थे इंसान सीखता है जब वो किसी को कुछ करते हुए देखता है, वो अपने ही मेंटल प्रोसेसेस में वो चीज़ देखता है, मतलब कि खुद उसको सोचता है, इमिटेट करता है और फिर परफॉर्म करता है। ये बंड्यूरा ने कहा था, और इसने कैसे किया था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने देखा कि उसने बॉबो डोल जो थी बच्चों के हाथ में थी, उसने देखा कि वो जब टीवी पे किसी को उसको तोड़ते हुए देखते हैं तो वो खुद भी उसे तोड़ देते हैं। अब उनको तो किसी ने नहीं कहा था कि आपने ये करना है, मतलब उन्होंने तो सिर्फ ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करते ही उन्होंने तोड़ दिया। तो कॉग्निटिव अप्रोच दी थी, जो कि कॉग्निटिविज्म से है। इंसान जो कुछ करते देखता है उसको अपने दिमाग में स्टोर करता है, फिर अपने मेंटल प्रोसेसेस में उसको प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, फिर उसको रिपीट करता है। तो ये इसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, सोशल लर्निंग भी कहते हैं, मॉडलिंग या इमिटेशन भी कहते हैं। इमिटेशन मतलब कॉपी करना। इसी में हमारे पास आती हैं विकेरियस पनिशमेंट, विकेरियस रेनफोर्समेंट और विकेरियस लर्निंग। अब ये पनिशमेंट, रेनफोर्समेंट और लर्निंग डिफरेंट है स्किनर से। जहाँ विकेरियस आ जाएगा आपको ये सोशल कॉग्निटिव अप्रोच को यूज़ करना है। अब ये क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, विकेरियस पनिशमेंट की एग्जांपल है, क्लास शोर मचा रही है और एकदम से टीचर आती है तो एक बच्चे को थप्पड़ लगाती है। उसको देखते ही सारी क्लास क्या होगी, खामोश हो जाएगी। अब सारी क्लास खामोश हो जाएगी मतलब अब सबको तो थप्पड़ नहीं पड़ा, जैसे बिहेवियर्स कहते थे कि आपका दिमाग खाली है तो आप सब जो एक्सपीरियंस करते रहोगे वही फीड करते रहोगे। अब यहाँ पे तो सबको थप्पड़ नहीं लगा, एक को लगा, लेकिन उसको देख के सबको समझ में आया कि हमें भी लग सकता है, तो हम उसको देख के जो सबने सीखा चुप हो गए। तो ये क्या था, विकेरियस पनिशमेंट थी कि एक ने गलती की लेकिन सब सीख गए कि हमें ये ऐसी गलती नहीं दोहरानी, तो ये विकेरियस पनिशमेंट होती है। विकेरियस रीइंफोर्समेंट क्या होती है, विकेरियस रीइंफोर्समेंट क्लास में एक बच्चे को ने मेहनत की, उसको अवार्ड मिला, टीचर से अप्रिशिएशन मिली, तो क्या होगा, सारे बच्चे मेहनत करने लग जाएंगे ताकि उनको भी वो अवार्ड मिले या वो अप्रिशिएशन मिले। तो विकेरियस रीइंफोर्समेंट आती है। इसी प्रोसेस के थ्रू इंसान जो कुछ किसी को करते हुए देखता है और सीखता है वो होती है विकेरियस
लर्निंग, ठीक है। ये विकेरियस लर्निंग में आता है, जैसे कि अक्सर आपने देखा हो, हम टीवी पे कोई फ़ैशन देखते हैं, कोई कार्टून देखते हैं, वही हम लोग चीज़ें जाके अपने लिए परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं कि हम वैसे ही पहनेंगे, वैसे ही करेंगे, तो वो इमिटेशन में आ जाता है। वो सोशल कॉग्निटिव अप्रोच है बेंड्यूरा की, अल्बर्ट बेंड्यूरा की। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती कैसे है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपकी होती है 4 प्रोसेसेस में। सबसे पहले आपको अटेंशन चाहिए। अटेंशन मतलब ज़ाहिर सी बात है, आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व अच्छे से करोगे तभी तो आप उसको अच्छे से याद कर पाओगे, उससे प्रोसेस कर पाओगे और फिर उसको वैसे ही आप इमिटेट करोगे या कॉपी करोगे। इसलिए अटेंशन बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को अटेंशन दो, अच्छे से ऑब्ज़र्व करो। फिर है रिटेंशन। रिटेंशन और मेमोरी में आपने क्या करना होता है, आपने जो चीज़ देखी उसको रिकग्नाइज़ करना है, उस बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना है, उसको रिकग्नाइज़ करना है और उसको याद रखना है किसने कैसे किया, ठीक है। फिर ये हम वैसे ये डिपेंड भी करता है कि हमारी कितनी एबिलिटी होगी उसको कोड करने की, या स्ट्रक्चर जो इन्फॉर्मेशन का है उसको किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, ये इंसान की अपनी एबिलिटी पे भी होता है। लेकिन आपको रिकग्नाइज़ करके रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप क्या करते हो, इनिशिएट करते हो और रिप्रोड्यूस करते हो। अब क्या करोगे, आपने जो कुछ देखा उसको देखने के बाद आपके जो उसके ज़रूरी नेसेसरी रिस्पॉन्सेज होंगे वो आप दोगे, और क्या करोगे, सेम टू सेम वही एक्शन रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे जो आपने ऑब्ज़र्व किया था, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन होगी। फिर मोटिवेशन क्या है कि आप खुद कितने मोटिवेटेड हो वो काम करने के लिए। तो अगर आप खुद चाहते हो वो काम करना तो आप उसको ज़रूर फॉलो करोगे। तो ये मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ हमारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि अगर आप एक बंदे को फॉलो करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप सेलिब्रिटी को पसंद करते हो तो वो जो कुछ आके उनको आप ऑब्ज़र्व करोगे, वो जो कुछ परफॉर्म करेंगे आप उसको कॉपी करोगे। लेकिन एक बंदे को आप नहीं पसंद करते तो आप उनकी चीज़ें कॉपी नहीं करोगे, उनको नहीं आप करोगे, मतलब कि इमिटेट करोगे। तो ये जो है ये आपके पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे, जैसे कि आप किसको करना चाहते हो फॉलो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरीके से देखते हो, क्योंकि अगर आप अच्छा परसीव उनको करोगे तभी तो आप उनको फॉलो करोगे। फिर आप ये देखते हो कि जिनको जैसे कि अगर हम देखा कि एक बच्चे को वहाँ पे रिवॉर्ड मिला है तो आप उसको फॉलो करते हो, तो आप रिवॉर्ड की लालच में कर रहे हो, लेकिन आपने देखा कि बिहेवियर कैसा था वो आपने उस बच्चे से सीखा तो उसी वही फॉलो कर रहे हो। तो डिपेंड करता है कि रिवॉर्ड क्या है। फिर आपको उसके कहीं पहले तो पास्ट में उसका एक बार आपको रिवॉर्ड मिल चुका तो फिर से आप वही कुछ कर रहे हो, तो डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है लेकिन आप किसी और को करते देखते हो, उनमें नॉलेज देखते हो तो आप उनको फॉलो करना चाहते हो। आपने जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे लोग होते हैं उनको फॉलो करना चाहते हो, लोग आपको एडमायर कर रहे होते हैं फिर आप उनसे भी मोटिवेट हो जाते हो। इस तरीके से आप क्या करते हो, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास है ये एक पेट स्कैन था। अब ये जो थ्योरी को उन्होंने किया था, इस स्कैन के थ्रू उन्होंने क्या किया था, वैलिडेट किया था। उन्होंने क्या किया था, ये पेट स्कैन होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट। उसमें क्या था, उन्होंने ये देखा कि जब आप किसी को करते हुए कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, जो पार्ट आपके ब्रेन में एक्टिवेट होती हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2 वो पार्ट था जो एक्टिवेट हुआ, तो वो वही पार्ट होते हैं, सेम पार्ट होते हैं जब आप वो काम कर रहे होते हो। मतलब कि जब आप कर रहे हो या देख रहे हो, सेम वही पार्ट आपके ब्रेन में एक्टिवेट होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ उन्होंने जाहिर किया था कि जब आप किसी को कुछ करते हुए देखते हो तो आपके ब्रेन में वही चीज़ें क्या होंगी, स्टिमुलेट हो रही हैं, और फिर इसलिए आप आसानी से वो काम कर सकते हो। तो ये मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू उन्होंने ये चीज़ ज़ाहिर की थी। आज के लिए इतना, हमारा पार्ट 2 कवर हो गया, तो इंशाल्लाह हम पार्ट 3 करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।